चलो। स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? जो हम लोग डेटाबेस ऑपरेशन करते हैं और मोस्टली जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये काम करते हैं, इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि ये हमें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं उसके लिए इंश्योर करता है कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो और करेक्ट डेटा स्टोर हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो साइन अप ऑपरेशन कर रहे हो आप और यूजर या साइन अप में यूजर की डिटेल और एड्रेस, दो चीजें आप लेते हो। मान लो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और यूजर की डिटेल प्लस एड्रेस, दो डेटा स्टोर करना, दो पर्टिकुलर टेबल में स्टोर करना, डिफरेंट टेबल में। यूजर की डिटेल यूजर डिटेल नाम के टेबल में, उसकी एड्रेस दूसरे टेबल में। तो यहाँ क्या हुआ, दो डेटाबेस ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओनली वन ट्रांजैक्शन है, क्योंकि या तो यूजर का डिटेल विथ एड्रेस प्रॉपर स्टोर हो या फिर वो पूरा रोल बैक हो। मतलब अगर यूजर के डिटेल में मान लो कुछ प्रॉब्लम आई इंसर्ट करने में डेटा, तो उस समय रोल बैक हो जाए, या एड्रेस जब हम सेव करने जा रहे हैं, यूजर का डिटेल सेव हो गया बट एड्रेस सेव करने जा रहे हैं, तो उस समय प्रॉब्लम आई तो हम चाहेंगे कि यूजर का डिटेल भी रोल बैक हो। तो ये कंप्लीट वर्क जो है ओनली वन ट्रांजैक्शन, अगर हम जब तक मार्क नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अगर सेपरेट ट्रांजैक्शन कर दे दोनों डेटाबेस का, तो इस समय क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, डेटा इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। एक टेबल में डेटा गया, दूसरे में गया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। तो एक ट्रांजैक्शन में सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो हम कहते हैं एक सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बहुत सारे काम करते हो, बोलते हो ओनली वन ट्रांजैक्शन है, ये एक यूनिट ऑफ वर्क है। यूआई से एक्शन किए और तीन चार ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो ओनली वन यूनिट ऑफ वर्क हुआ। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे जितने डेटाबेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको वन ट्रांजैक्शन में हम रखेंगे। तो प्रोग्रामेटिक तो आप देखे ही हो कैसे रखते हैं। अगर हाइबरनेट यूज करते हैं तो हाइबरनेट वहाँ ट्रांजैक्शन मैनेजर यूज कर रहे थे। सिंपल जेडीबीसी यूज करते हो तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आप लोग सेट ऑटो कमिट फॉल्स और कमिट करके करते थे, रोल बैक, ये सब सर्विस लेयर पे। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑलवेज सर्विस लेयर पे ही हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट, याद रखना। कभी भी डाओ लेयर पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट या रिपोजिटरी लेयर पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों, बता सकते हो? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सर्विस लेयर पे ही क्यों किया जाता है, डाओ या रिपोजिटरी लेयर पे क्यों नहीं करता? और रिपोजिटरी में क्या होता है? देखो, रिपोजिटरी में जब हम काम करते हैं तो मल्टीपल टेबल्स में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीपल रिपोजिटरी यूज होगी। तो अगर रिपोजिटरी लेयर पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम स्टार्ट और एंड करने लगे तो दूसरे रिपोजिटरी पे हम कैसे कर पाएंगे? लेकिन एक यूनिट ऑफ वर्क को हम सर्विस की लेयर पे मल्टीपल रिपोजिटरी कॉल कर सकते हैं ना।
एक ही मेथड के अंदर मल्टीपल रिपोजिटरी को, तो हम वहां पे मार्क लगा सकते हैं, ओके दिस यूनिट ऑफ वर्क इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। या तो कंप्लीट ये सेव होगा, या फिर कोई भी एक फेलियर हो तो वो रोल बैक हो जाए कंप्लीट। इसीलिए सर्विस लेयर से करते हैं, कभी भी डीएओ और रिपोजिटरी लेयर पे नहीं करते, क्योंकि वो वन टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वहां से मैनेज कर ही नहीं सकते। तो ये तो आप लोग जानते हो, पहले से ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या फेल होगा और इनिशिएट हम लोग करते हैं। अब जैसे रियल टाइम एग्जांपल लेते हो, जैसे मान लो ट्रांजैक्शन ऑपरेशन हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैश एटीएम से, तो इसमें देखो कई सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं ना डेटाबेस। एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट लैंग्वेज, फिर सेलेक्ट करते हैं सेविंग अकाउंट, फिर एंटर करते हैं अमाउंट टू विड्रॉ, पिन एंटर करते हैं, आफ्टर दैट कुछ देर वेट करते हैं, कलेक्ट कैश करते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इसमें कई और ऑपरेशन भी होंगे, वो आपकी कैश को वैलिडेट करता होगा जाके, प्लस अपडेट भी करता होगा। एक बार कैश कलेक्ट कर लिए तो वो अपडेट भी करता होगा। मान लो कुछ मशीन में ये आती है कि आपके अकाउंट में तो पैसा है लेकिन उस मशीन में पैसा नहीं है, जब वो डिस्पेंस करने जाता है तो देखता है नोट्स है ही नहीं, करेंसी है ही नहीं उसमें, तो उसको रोल बैक करेगा, क्योंकि वो अकाउंट से कट जाएगा और आपको मिले ही ना कैश, तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा नहीं। इस पूरे ऑपरेशन को वन ट्रांजैक्शन में रखते हैं जब तक वो कैश कलेक्ट ना कर ले। एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, कैश कलेक्ट करे या फिर वो रोल बैक करे, कैंसिल करे, है कि नहीं। नहीं तो डेटा इनकंसिस्टेंट होगा कि नहीं। डेटा इनकंसिस्टेंट मतलब आपकी डेटाबेस में अपडेट हो गई कि हाँ भाई यूजर ने, बंदे ने कैश विड्रॉ किया और एक्चुअल मशीन से निकला ही नहीं। समझे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये इंसर्ट अपडेट डिलीट में मोस्टली होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा की स्टेट को चेंज करना, डेटा को चेंज करने का काम यही टीम करता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट, सेलेक्ट तो कभी करता नहीं, वो बस फेच करके लाता है। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेटाबेस लेयर पे, डेटाबेस ने भी एक प्रॉपर्टी दी है, आप लोग पढ़े भी होंगे सुने भी होंगे, एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबल। ये चार प्रॉपर्टी डेटाबेस की तरफ से भी आती है। डेटाबेस अपने लेवल पे भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का वो रखता है कि ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज किया जाए, रो लेवल, टेबल लेवल कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि आप देखते होंगे हर डेटाबेस अपना कमिट ऑपरेशन 1 मिनट पे रखता है डिफॉल्ट। 1 मिनट में अगर कुछ भी नहीं आया तो वो डेटा को परमानेंट सेव मारता है। तो हम लोग जब जावा कोड के थ्रू करते हैं काम, या स्प्रिंग के थ्रू भी करोगे काम, तो ट्रांजैक्शन डेटाबेस का हम लोग बोलते हैं भाई सेट ऑटो कमिट फॉल्स इंटरनली। वो अगर स्प्रिंग के थ्रू भी कर रहे हो तो स्प्रिंग भी इंटरनली जेडीबीसी को ही कॉल करेगा, वो जाके सेट ऑटो कमिट फॉल्स करेगा ही। जब आप ऐड ट्रांजैक्शन यूज करते हो, ऐड ट्रांजैक्शन अभी तक यूज किया है स्प्रिंग का? स्प्रिंग का ऐड ट्रांजैक्शन यूज किया है? ऐड ट्रांजैक्शन एनोटेशन। ओनली ट्रांजैक्शन, वो तो हाइबरनेट का ना क्लास। हाँ नहीं, स्प्रिंग का ऐड ट्रांजैक्शन यूज अब करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल पे वही यूज होता है हर जगह। तो जब ऐड ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंटरनल वो कंप्लीट जेडीबीसी का ऑपरेशन करता है। ठीक है, वो हमें विजिबल नहीं होता लेकिन इंटरनल सभी चीज वही होगी। तो ये चार प्रॉपर्टी जो है, एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेशन, ड्यूरेबल, ये क्या है?
एटॉमिक बोलता है या तो सब कुछ, जितने भी आप एसक्यूएल कमांड फायर कर रहे हो या तो सारा कंप्लीट हो या कोई भी कंप्लीट ना हो। दिस इज एटॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो सारे के सारे हो या एक भी ना हो। कंसिस्टेंट में बोलता है कोई कंस्टेंट वायलेशन नहीं होना चाहिए डेटाबेस का। कंस्टेंट वायलेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो, बताओ। कंस्टेंट क्या होता है? कंस्टेंट होता है जब आप लोग डेटाबेस पे प्राइमरी की बनाते हो, नॉट नल चेक लगाते हो, फॉरेन की बनाते हो, यही कंस्टेंट होता है। ओरेकल में हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं कंस्टेंट करके। ठीक है, ओरेकल की क्वेरी में। और जब क्वेरी एसक्यूएल एक्चुअल में लिखते हैं, आप लोग लिख के कभी काम नहीं किए हो, यूआई से काम कर लियो, लेकिन कभी एसक्यूएल क्वेरी को देखा करो, उसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या बनती है। ठीक है, तो उसमें कंस्टेंट लिख के आएगा वर्ड, ऐड कंस्टेंट, अल्टर कंस्टेंट, डिलीट कंस्टेंट, ड्रॉप कंस्टेंट, ये सब आता है। तो कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि प्राइमरी की या फॉरेन की का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर रहे हो तो मल्टीपल टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे, मल्टीपल टेबल में जब डेटा जाएगा तो वहाँ फॉरेन की वायलेशन नहीं होना चाहिए, या नॉट नल, यूनिक की कंस्टेंट होता है, मतलब वो कॉलम यूनिक होना चाहिए डेटा। ठीक है, जैसे यूजर आईडी को आप यूनिक बनाना चाहते हो, प्राइमरी की कोई और कॉलम है, यूनिक की भी आप रख सकते हो। प्राइमरी की तो टेबल में ओनली वन होगा, यूनिक की मोर देन वन कॉलम हो सकता है। हम चाहे तो जैसे यूजर टेबल है या पेशेंट टेबल है मान लो, ठीक है, तो पेशेंट की आईडी आपने रख दिया प्राइमरी की, यूनिक में हम ईमेल रख सकते हैं। भाई किसी का भी पेशेंट का ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो, मोबाइल नंबर कॉलम को भी यूनिक रख सकते हैं, कि किसी भी पेशेंट का मोबाइल नंबर सेम ना हो, रख सकते हैं ना। तो डेटाबेस में ही रूल सेट कर देता है। तो डेटाबेस में रूल सेट करने से क्या होता है, गलती से भी अगर आपकी एप्लीकेशन गलत डेटा सेट करने की कोशिश भी करेगी, डेटाबेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्शन दे देगा। और जब डेटाबेस एक्सेप्शन देगा तो गलत डेटा जाएगा ही नहीं। समझ में आया? तो डेटाबेस लेवल पे ये सारी चीजें चेक होती है, एटॉमिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, यूजर डोंट अफेक्ट ईच अदर। मतलब दो सेशन अगर चल रहा है, डिफरेंट सेशन, जैसे मान लो साइन अप ऑपरेशन हो, गूगल में जीमेल में करते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा तुम्हें नहीं फील होता कि कोई ऐसा मोमेंट जरूर होगा जिस समय दो ब्राउज़र से एक समय में ही हिट जारी हो? कोई ज़रूरी नहीं ना है कि आप जिस समय साइन अप कर रहे हो दुनिया में कोई और उस समय साइन अप ना कर रहा हो जीमेल पे, हो सकता है ना, लेकिन दोनों का सेशन अलग हो जाएगा। अगर हम सेशन बात करें उसकी, एचटीटीपी सेशन की, उसकी बात करें तो वो भी अलग होगा। उसी तरह ट्रांजैक्शन मैनेज करते समय भी हम सेशन अलग करें कि भाई वो अलग साइन अप है, ये अलग साइन अप है, दोनों एक ही टेबल में जा रहा है, लेकिन साइन अप दो अलग अलग है। लेकिन इसका मतलब दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, यहाँ दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुए, वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट ना करें कभी भी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, आइसोलेशन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल आते हैं। ये तो जीमेल का मैंने एग्जांपल लिया, इसमें आएगा। मान लो दो ब्राउजर है, तुम दोनों बैठ के साइन अप करो, दो डिफरेंट ब्राउजर, दोनों यूजर नेम सेम ले लो। भाई वो यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सोच के देखो अगर चला गया दोनों ट्रांजेक्शन तो अब क्या होगा। अगर किसी एक को पास करता है तो दूसरे को फेल करना होगा जीमेल को, तो उस समय कैसे मैनेज किया जाएगा, ऐसा ऐसा सिनेरियो।
यही सब रियल टाइम सिनेरियो है, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो को सोच करके हमें कोड करना पड़ता है। कोड तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये सब सिनेरियो अगर सोच के कोड नहीं करोगे तो एप्लीकेशन फेल कर जाएगी। ठीक है, तो उसमें सोचा गया होगा, कुछ रूल बनाया गया होगा कि भाई फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट टाइम आए, दोनों अगर एक साथ इंसर्ट करने आ रहा है, ऑब्वियस है दोनों को तो एक साथ इंसर्ट करने एक ही टेबल में नहीं दोगे, तो कुछ रूल लगाओगे कि एट ए टाइम टेबल पे लॉक लगाए कोई एक, जो भी इंसर्ट करने जाए नैनो सेकंड के लिए लॉक लगता है, दूसरा वेट करेगा, वो अपना राइट करके निकला तब दूसरा घुसे। कभी ऐसा नहीं करेंगे दोनों को एक साथ घुसा दें, तब तो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह का रूल सब हम लोग देखते हैं क्या लगाएं, वो आइसोलेशन लेवल होता है। इट मींस टू सेशन गोज इनटू टू ट्रांजेक्शन, दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, एंड दे बोथ विल नॉट अफेक्ट ईच अदर। ऐसा कोड लिखना है, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करें, हर सिनेरियो में पास हो। तो ऐसे केस में कभी कभी हम लोग को परफॉर्मेंस से वो थोड़ा ये करना पड़ता है हैंड से कि भाई थोड़ा लॉक लगेगा, थोड़ा समय वेट करना होगा, तो वो सही है। डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट अगर दो जीमेल यूजर का सेम आईडी हो गया तो सोच रहे हो वो तो खत्म हो गया डेटाबेस ही पूरा। ठीक है, तो नैनो सेकंड का परफॉर्मेंस हिट सह सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा गलती नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग वैसा लॉकिंग मैकेनिज्म सब यूज करते हैं। तो वही सारी चीजें हमें सीखनी है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है। और लास्ट, ड्यूरेबल, मतलब एक बार कमिट अगर दबा दिए तो वो डेटा परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर बंद हुआ और डेटा उड़ गया, डेटाबेस सर्वर बंद हुआ, डेटा उड़ना नहीं चाहिए। फिर से डेटाबेस स्टार्ट करेंगे सर्वर तो वो परमानेंट स्टोर हो, ठीक है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, यही है एसिड प्रॉपर्टी। तो ये डेटाबेस ने अपना प्रॉपर्टी दिया, बोला ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट किया जाए, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल पे हो या डेटाबेस लेवल पे, दोनों लेवल पे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें सीखनी है। तो मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल सबसे ज्यादा इसमें जो ट्रिकी है, आइसोलेशन लेवल। ठीक है, इसको सीखना है। तो एक सिनेरियो दिया है जो मैंने अभी बताया, व्हाट हैपन व्हेन टू सेशन, ये सेशन जो है तुम हाइबरनेट का सेशन समझ लो, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड सेशन, एचटीटीपी सेशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, या दो ट्रांजेक्शन समझ लो इसको। ठीक है, व्हेन टू सेशन ट्राई टू अल्टर सेम डेटा। ठीक है, कैन ट्रांजेक्शन ओवरलैप, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, या ट्रांजेक्शन आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर इफ दे आर अफेक्टिंग डिफरेंट रो। अगर डिफरेंट रो को कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब सेम रो के लिए काम होता है। As soon as transaction trying to affect same row, then a lock are placed on that row and two transaction or separate session can proceed simultaneously। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि एक ही रो पे हम लोग मल्टीपल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ लॉकिंग मैकेनिज्म जरूर यूज करेंगे। और ये देखो लॉकिंग मैकेनिज्म जनरली जब भी इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा तब हम करेंगे, मोस्टली इंसर्ट अपडेट के केस में। सिंगल रो है और उसको दो ट्रांजेक्शन अपडेट करने जा रहे, पता चला दोनों ट्रांजेक्शन ने पहले कुछ और सोचा था बैलेंस, और उसी सोच के दोनों ने अपडेट किया, तो अलग अलग वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो पता चला दोनों को ही उटपटांग वैल्यू मिलेगी अगर सही से मैनेज नहीं किए।
तो व्हेन फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीच टू अपडेट सेम रो, इट गेट लॉक, उस समय लॉक लगाएगा, और तब तक लॉक लगाएगा जब तक वो अपना काम फिनिश ना कर ले। वंस फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, रेस्ट अदर ट्रांजेक्शन विल प्रोसीड ऑन सेम रो। इस तरह का मैकेनिज्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम रो पे जब काम करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल आप लोग यूज करते हो और इन ब्राउजर भी यूज करते हो इंटरनेट बैंकिंग के लिए। ठीक है, वैसे देखो बैंकिंग वाले तो बहुत सिक्योर्ड लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अपना मान लो पिन चेंज कर रहे हो, लेट सपोज। तो पिन चेंज करते हो तो पुराना पिन भी मांगता है, ओल्ड पिन, या पासवर्ड चेंज कर रहे हो मान लो, लॉगिन पासवर्ड, तो वो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो एक ही यूजर का ही एक, आपको क्या लगता है लॉगिन पासवर्ड के लिए एक ही यूजर का एक ही रो में होगा डेटा? अब एक ही आदमी मोबाइल से भी करो और ब्राउजर से भी करो, दो सेपरेट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन रो एक ही है। अब मान लो हस्बैंड वाइफ का केस लेते हैं। ठीक है, हस्बैंड बैठा है कहीं और वाइफ बैठी है कहीं और दोनों एक ही लॉगिन को यूज कर रहे हैं, और दोनों ने अपना चेंज करना चालू किया, ओल्ड पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड दिया। पहले वाले का, दोनों का सेम समय मान लो रीच किया ट्रांजेक्शन, तो पहला वाला कोई ना कोई एक तो ऐसा होता है जो पहले पहुंचता है, ये हमेशा होता है। जो पहले पहुंचता है उसके लिए लॉकिंग मैकेनिज्म यूज होती है, वो लॉक लगाता है, गया ओल्ड और न्यू से अपना देखा और उसका अपडेट हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए ओल्ड क्या होगा, क्या वही रहेगा? उस समय क्या हम करेंगे, आपकी जो डेटा है एक्चुअल में, अब दूसरा ट्रांजेक्शन के लिए जो गया, क्या अपडेट करना चाहिए? नहीं, अपडेट तो वैसे भी नहीं करेगा, ओल्ड पासवर्ड मैच होगा ही नहीं। उस समय क्या बोलेगा, कुछ ऐसा मैसेज हम भेजेंगे कि भाई आप जो डेटा पे काम कर रहे थे वो स्टेल डेटा है, मतलब पुराना डेटा, और आप प्लीज रिफ्रेश करो ताकि आपके पास नया डेटा आए, तब आप फिर से अपडेट करो। कुछ ऐसा मैसेज देंगे ताकि दूसरे यूजर को पता चले, और पहले यूजर को तो अपडेट का सक्सेस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जो दो स्क्रीन से, दो ब्राउजर से आदमी, या दो डिवाइसेस से कंट्रोल करता है, तो वहां बहुत पंगा आता है। तो ये सब जगह ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल जो डीबीएमएस बोलता है डेटाबेस, उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो चारों कैटेगरी हमें समझना, क्योंकि किसी हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना हम आइसोलेशन लेवल डिफाइन कर सकते हैं। मतलब देखो, कोई बोलता है कि दो ट्रांजेक्शन को हम एक लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करके ऐसे करेंगे, कोई बोलता है कि कुछ और मैकेनिज्म यूज करेंगे, भाई हम सिर्फ रीड करने देंगे और जब भी राइट हो रहा है कंप्लीट लॉक लगाएंगे, फुल टेबल पे ही लॉक लगाएंगे, उस समय रीड करने भी नहीं देंगे। बहुत कोई और ज्यादा सिक्योरिटी लेके चलता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होती है। वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या क्या है, वो चार तरह की है। उनमें से कौन सा हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें लगता है फिजिबल है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, आपकी ये लेवल हम डिसाइड करते हैं। अगर बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, वहां परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस अच्छा सबसे लोएस्ट लेवल ये होता है। फर्स्ट ये सबसे लोएस्ट लेवल है जहाँ पे थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होगा लेकिन डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो डिपेंड करता है, अब जैसे मान लो आप ई कॉमर्स नहीं, ई लर्निंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, ई लर्निंग का सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वहां थोड़ा डेटा से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ई कॉमर्स का है, वहां भी
थोड़ा और एक लेवल अप जाएगा। लेकिन बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाओगे वहां तो सुपर मोस्ट लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल वही है कि हम कौन सी लेवल पे अपना ट्रांजैक्शन मैनेज करना चाहते हैं, डेटाबेस की तरफ से या प्रोग्रामेटिक। आगे प्रोग्रामेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस लेवल पे अगर सेट कर देंगे तो डेटाबेस ही पहले वो रोक देगा वो काम, कि अगर सेम रिकॉर्ड को दो ट्रांजैक्शन आ रहा है एक साथ तो वो लॉकिंग मैकेनिज्म खुद अप्लाई कर देगा, है कि नहीं। और जो काम डेटाबेस कर सकता है उससे बढ़िया और क्या चीज है। ठीक है, तो ये चार क्या है, एक है रीड अनकमिटेड या डर्टी रीड। मतलब क्या हुआ, ये लोएस्ट लेवल आइसोलेशन लेवल होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन में रीड नॉट इट कमिटेड चेंजेस मेड बाय अदर। पहला ट्रांजैक्शन वो डेटा रीड करता है जो दूसरे ट्रांजैक्शन ने चेंज कर दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन जाके चेंज कर दिया लेकिन उसको कमिट नहीं किया, और पहला ट्रांजैक्शन वही डेटा यूज कर लेता है। और होता क्या है, बाद में हो सकता है इसी को डर्टी रीड कर रहा है कि पहला ट्रांजैक्शन ने वो डेटा उठा लिया जो दूसरे ट्रांजैक्शन ने जाके चेंज किया, बट उसने रोल बैक कर दिया बाद में दूसरे ने। तो ये डर्टी रीड हो गया। जैसे मान लो एज हमने एक यूजर आईडी 1 पे उठाया, हमें कुछ मिला 20, और ये 20 इसलिए मिल रहा है कि दूसरा ट्रांजैक्शन गया था और उसने जाके उसके बाद 21 सेट किया। ठीक है, तो अब उसके फर्स्ट टाइम तो इसको 20 मिला था, जब ये अपडेट ट्रांजैक्शन दूसरा, ये दूसरा ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, सेकंड कॉलम। दूसरे ने उसको अपडेट किया, फिर इसने उसको रीड किया तो इसको 21 मिला। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है देखो, इसने रोल बैक कर दिया। तो अब इसको तो स्टेल डेटा मिल गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपडेट करते समय इसने लॉक नहीं लगाया, कि जब अपडेट हो रहा है तो उस समय कोई भी सेलेक्ट भी ना घुसे जब तक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये ऑपरेशन कंप्लीट अगर हो जाता तब ये सेलेक्ट को घुसने देता, है कि नहीं। लेकिन उसमें क्या होता, इसको रुकना पड़ता सेलेक्ट को भी, तो परफॉर्मेंस हिट आती। ये सिनेरियो बहुत रेयर ऑफ द रेयर प्रोजेक्ट में आकर होता है, बहुत रेयर। तो बैंकिंग में तो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, जो ई लर्निंग का बना रहे हो, ब्लॉक का कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, छोटे मोटे एप्लीकेशन सब बना रहे हो, उसमें चलेगा। उस लेवल पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर में आकर होता है, तो डर्टी रीड एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मतलब ड्यूरिंग अपडेट प्रोसेस सेलेक्ट को भी अलाउ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा होता है रीड कमिटेड, ये एक लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि भाई जब भी अपडेट करोगे तो पूरा का पूरा आप ट्रांजैक्शन को कमिट या रोल बैक करके ही निकलो। तो फर्स्ट टाइम इसने सेलेक्ट किया था और डेटा इसको कुछ और मिला। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आया, उसने अपडेट किया और इसने फिर से रिफ्रेश मारा, तो इसको दूसरा वैल्यू मिलेगा, 21 मिलेगी। 20 की जब फर्स्ट टाइम 20 मिला, फिर 21 मिला। तो ये सिनेरियो तो अकर होगा ही होगा, और ये एक्सेप्टेबल भी है, ये कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो अपडेट हो रहा है दूसरे ट्रांजैक्शन से। तो एक ये सिनेरियो कहा जाता है रीड कमिटेड। मतलब या तो कमिट या रोल बैक जो भी चलना है वो साथ में चलेगा, उस बीच में कोई घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होल्ड करता है रीड को, राइट लॉक लगाता ऑन करंट। जब भी राइटिंग ऑपरेशन होता है तो उस पर लॉक लगा देता है उस रो पे। ऊपर वाले में लॉक नहीं लगाया तो डर्टी रीड हो रहा है, नीचे वाले में लॉक लगाया। ठीक है, तीसरा है रिपीटेबल रीड, दिस इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है सेकंड वाले से। यहाँ ट्रांजैक्शन होल्ड लॉक ऑन ऑल रो इट रेफरेंस एंड राइट लॉक ऑन ऑल रो इट इंसर्ट अपडेट डिलीट।
सारे रो पे लॉक लगा देता अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट चलता तो ये और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है। ये पर्टिकुलर उस रो पे ही लगाया, ठीक है। ऊपर वाले में तो कोई भी रो पे नहीं लगाए थे। यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म यूज ही नहीं किए तो डर्टी रीड हुआ। यहाँ पे हम बोले कि जिस रो पे काम कर रहे हैं उसी रो के लिए लॉक लगाओ, तो रीड कमिटेड इसको कहते हैं। रिपीटेबल रीड में क्या करते हैं, कंप्लीट जब भी कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा सारे रो पे ही लॉक लगा देगा, कुछ करने ही नहीं देगा उस समय, तो और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो गया। तो ये रिपीटेबल रीड होता है सिनेरियो। और serializable सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जो पूरे टेबल पे ही लॉक लगा देता है, उस टेबल पे ही कुछ काम करने नहीं देगा अगर एक भी अपडेट ये सब सारी चीजें होंगी। तो ये चार आपको लेवल समझ में आया, चार लेवल होता है, चारों में डिफरेंस, ठीक है। और serializable में ये भी है, इन दोनों में डिफरेंस ये, serializable में गेट में भी लॉक लगाता है, इसमें तो गेट में लॉक नहीं लगाता है, इसमें गेट में भी लॉक लगा देगा, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को घुसने ही देगा। तो ये तो सबसे खतरनाक वर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। तो ये तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही लगाए आदमी तो अच्छा, नहीं तो फुल परफॉर्मेंस हिट है। तो अब ये जो आइसोलेशन लेवल है इसका एक नंबरिंग दिया गया है डेटाबेस की तरफ से, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कोड में भी यूज करते हैं। ये फिक्स है नंबरिंग। रीड अनकमिटेड डिग्री ऑफ आइसोलेशन इसको कहते हैं 1, कमिटेड का 4, रिपीटेबल रीड सॉरी ये 2, ये 4, ये 8। अब कौन कौन सी डेटाबेस क्या क्या सपोर्ट करती है देख सकते हो। माई सिक्वल जो है रिपीटेबल रीड तक सपोर्ट करती है, सरलाइजेबल सपोर्ट नहीं करेगा। रीड कमिटेड के लिए एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, DB2, साइबेस ये सब सपोर्ट करता है, ठीक है। ये रिपीटेबल रीड ओरेकल सपोर्ट नहीं करता, रो लेवल तक ही बस सपोर्ट करेगा, लेकिन माई सिक्वल उससे ऊपर एक जाता है। और सरलाइजेबल के लिए तो कोई डेटाबेस का भी जानकारी मुझे भी नहीं है, ठीक है। वो तो हम लोग अपने से कर सकते हैं, लगा भी देंगे तो डेटाबेस सपोर्ट नहीं है तो कभी भी सपोर्ट नहीं होगा, ये याद रखना। तो माई सिक्वल में मैक्स टू मैक्स यहीं तक है, 1 2 4, आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक ये थ्योरी था, ये जानना जरूरी था आपको। अब इसके बाद इसको लगाते कैसे, हाउ टू सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हम लोग ये एनोटेशन यूज करते हैं, एट ट्रांजेक्शनल, ठीक है। इसको यूज करते हैं जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन मैनेज करते हैं। और इसी में कई सारे एट्रीब्यूट आते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन जैसे आप मैनेज कर रहे हो, माई सर्विस अपने सर्विस लिखते हो, रिपोजिटरी कॉल करते हो, तो यहाँ पे आइसोलेशन एट्रीब्यूट, आइसोलेशन डॉट रीड कमिटेड, रीड अनकमिटेड, रिपीटेबल रीड, ये सब प्रॉपर्टी आती है, वो लगा सकते हो। और बाय डिफॉल्ट नहीं तो वो डेटाबेस लेयर, डेटाबेस जो सपोर्ट करता है वो होगा, और नहीं तो हम आइसोलेशन लेवल अलग से प्रॉपर्टी फाइल जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी होती है या YML फाइल, वहां भी डेटाबेस के लिए लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ, ये समझ में आया, ठीक है। जो मैंने आइसोलेशन लेवल बोला वही सब यहाँ पे लिखा हुआ और कुछ नहीं है। अब जो हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में लगाते हैं जो ग्लोबल काम करे, कि हम नहीं चाहते हैं कि हर सर्विस में जाके लगाएं, हम पहले से ही एक जगह सेट करना चाहते हैं। तो अपने स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आइसोलेशन लेवल, ट्रांजैक्शन आइसोलेबल, इस तरह से आप लिख सकते हो, रीड कमिटेड, अनकमिटेड, डिफॉल्ट जो होता है जो आपका डेटाबेस सपोर्ट करेगा। अगर यहाँ डिफॉल्ट लिख दोगे तो माई सिक्वल डेटाबेस है तो उसका डिफॉल्ट क्या है, कमिटेड तक का, वो कमिटेड तक का सपोर्ट करेगा, ये रिपीटेबल रीड तक का, सॉरी, माई सिक्वल।
और नहीं तो आप डिफाइन कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे, और जो आप डिफाइन कर दोगे वो आपका चलेगा। लेकिन आप अगर ग्लोबल लेवल पे कोई चीज सपोर्ट करते हो, लिख दिए हो, और उसके बाद मेथड लेवल पे भी कुछ और लिख रहे हो, तो कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा? मेथड लेवल वाला। हमेशा ग्लोबल वाली चीज ओवरराइड हो जाती है मेथड से, ये याद रखना। यही लाइन मैंने यहाँ लिखा है, ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल सेट एट मेथड लेवल विल ओवरराइड द ग्लोबल डिफॉल्ट। क्लियर है? ठीक है। अब ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, एक प्रोग्रामेटिक है और दूसरा डिक्लेरेटिव है। ये जो एट एनोटेशन करके मैंने आपको बताया ऊपर, दिस इज डिक्लेरेटिव वे ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, जो सबसे प्रीफर्ड वे होता है आज के डेट में प्रोजेक्ट में काम करने का। प्रोग्रामेटिक जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामेटिक जब तक जरूरत ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन ये सब कर रहे हैं तभी करते हैं, अदरवाइज प्रोग्रामेटिक कभी प्रीफर नहीं करते। तो हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेटिव कैसे करेंगे, प्रोग्रामेटिक कैसे करेंगे। डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट स्प्रिंग के एप्लीकेशन में सिंपल सर्विस लेयर पे जो सर्विस आप बनाते हो, ठीक है, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया, आप अलग लाइन में मानना। तो मेथड पे, मेथड लेवल पे लगाओ, क्लास लेवल पे कभी मत लगाओ। जनरली कुछ प्रोजेक्ट में देखोगे कुछ बंदे सब क्लास लेवल पे ऐड ट्रांजेक्शनल लगा देते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि हर मेथड एक यूनिट ऑफ वर्क है ना, जिसमें आप मल्टीपल रिपोजिटरी को कॉल करोगे। तो हमेशा ट्राई करो ट्रांजेक्शनल लगाने की मेथड लेवल पे, और जो मेथड में आपका अपडेट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन ये सब हो रहा है उसमें लगाओ। जहां गेट हो रहा है वहां लगाने की जरूरत है? सिर्फ गेट ही गेट हो रहा है, ठीक है ना। तो डिक्लेरेटिव समझ में आया, ये बहुत सिंपल है। तो आप लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बात करना कि सर ने ये बताया है डिक्लेरेटिव, सर हम लगा सकते हैं, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, ठीक है। प्रोजेक्ट, अच्छा ये लगा हुआ है ना? तब आप लोग बोल रहे थे नहीं लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही मैं सोच रहा था। तो जो अब समझ में आया, आप लोग क्या कर रहे हो डिक्लेरेटिव, तो आपसे पूछा जाएगा हाउ यू आर मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, हाउ यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इन योर प्रोजेक्ट। सो यू आर फर्स्ट डिफाइनिंग ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल एट प्रॉपर्टी फाइल, ये ऑप्शनल है, चाहो तो करो, नहीं करोगे तो डेटाबेस लेवल पे करेगा। और नेक्स्ट मेथड लेवल पे आप यूज करते हो एट ट्रांजेक्शनल, ठीक है। और इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट आते हैं, वो आगे सीखेंगे, ठीक है। वो आगे क्या है इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट ट्रांजेक्शनल में, कि अलग अलग तरह से कैसे हैंडल कर सके, वो हम लोग सीखते हैं। तो उससे पहले जरा प्रोग्रामेटिक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट देखते हैं। अगर इन केस जैसे आप बोलते हो प्रोग्रामेटिक सर हमको करना है, तो कैसे करें। तो प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो मैनुअल हो गया, जैसे हम लोग जेडीबीसी में करते थे, जैसे हाइबरनेट में कर रहे थे, ट्रांजैक्शन बिगिन, ट्रांजैक्शन एंड, ट्रांजैक्शन कमिट, ये सब प्रोग्रामेटिक है, ठीक है। तो स्प्रिंग में कैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आप प्रोग्रामेटिक करोगे, जो आप लोग स्प्रिंग का प्रोजेक्ट करते हो। तो इसमें मैनुअल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन टेम्पलेट यूज करते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर, इन दोनों को यूज करके किया जाता है, दोनों में से किसी एक को। तो ये अपने स्प्रिंग के प्रोवाइडेड इंटरफेसेस सब है, उसको यूज करके आप कर सकते हो। जैसे ऐड ट्रांजैक्शन टेम्पलेट अगर यूज करते हो, तो इससे कंप्लीट एक्सप्लिसिटली आप कंट्रोल ले सकते हो ट्रांजैक्शन पे। जैसे आपकी सर्विस है, सर्विस में पहले आपने ऑटो ऐड किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेम्पलेट को ऑटो ऐड किया, और ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट हो गया, इसमें स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया होगा। अब उसके बाद जैसे मान लो ये मेरी मेथड है, तो मैंने ऊपर ऐड ट्रांजेक्शनल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ऐड ट्रांजेक्शनल तो भाई हमारा डिक्लेरेटिव ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है, हम प्रोग्रामेटिक करना चाहते हैं।
तो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन टेम्पलेट यूज किया। इसकी मेथड एक होती है एग्जीक्यूट, और इसके अंदर स्टेटस करके, ये जरा जावा 8 का मैंने सिंटेक्स यूज किया, लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर जावा 8 का नहीं यूज करते ना, बहुत लंबी लाइन लिखनी पड़ती, इसलिए मैंने जावा 8 यूज किया। तो जावा 8 जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा लैम्डा एक्सप्रेशन। फिलहाल अभी आप इसी तरह नॉलेज में रखो कि ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन टेम्पलेट का एग्जीक्यूट मेथड को एग्जीक्यूट किया, और ये एक पैरामीटर पास हो रहा है स्टेटस करके, और यहाँ पे बॉडी है। सारी हम लोग जितने भी रिपोजिटरी कॉलिंग है सब यहाँ से करेंगे। तो ये पूरा होल्ड जो बंच होगा एक यूनिट ऑफ वर्क हो गया। दिस इज अ यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये अपनी मेथड हो गई। जो आप अपना मेथड लिख रहे हो उसके अंदर ट्रांजेक्शन टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट स्टेटस पास किया, और उसके बाद सारी बिजनेस लॉजिक लिख दी। तो यही है प्रोग्रामेटिक। तो प्रोग्रामेटिक को कैसे किए, ट्रांजेक्शन टेम्पलेट को ऑटोवार के इंजेक्ट कराए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और उसकी एग्जीक्यूट मेथड को यूज करिए। क्लियर। इसी तरह जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसी तरह आंसरिंग भी करनी है। अगर कभी प्रोग्रामेटिक पूछा स्प्रिंग में कैसे करते हैं तो। दूसरा है प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मैनेजर। इसके लिए भी भाई इंजेक्शन तो होगा ही, इसका भी हम इंजेक्ट करते हैं, ये भी स्प्रिंग का ही है। अब इसके लिए क्या होता है, हम लोग पहले ट्रांजैक्शन स्टेटस का ऑब्जेक्ट गेट करते हैं यूजिंग ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है, गेट ट्रांजैक्शन करके न्यू डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन डेफिनेशन ये उठाता है, और इस स्टेटस के थ्रू हम लोग कंप्लीट अपने हिसाब से कमिट ट्रू या रोल बैक ट्रू करके पास करते हैं स्टेटस, कि इसको कमिट करना है या रोल बैक करना है। तो ये पूरा मैनुअल ऑपरेशन हो गया। यहाँ भी देखो एड ट्रांजेक्शनल यूज ना करके हम लोग ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन मैनेजर के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें याद नहीं रखना, बस थोड़ा ये रखना है कि कौन कौन से इंटरफेसेस स्प्रिंग देता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रोग्रामेटिक कंप्लीटली अपनी कंट्रोल हो गई, और डिक्लेरेटिव में आपकी स्प्रिंग खुद मैनेज कर रहा है उस मेथड पे। एक्सेप्शन आएगा तो सारे को रोल बैक करेगा, नहीं आएगा तो सारे को कमिट करेगा। ठीक है। तो अब एक प्रोजेक्ट लेवल पे अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे भाई। स्प्रिंग डेटा जेपी आप यूज करती ही होगे, प्रोजेक्ट में करोगे। मान लो अगर डेटाबेस माई सिक्वल हो या एस टू हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, वेब होगा तो उसकी भी डिपेंडेंसी डालो, जो जो यूज कर रहे हो। एक प्रोजेक्ट लेवल पे बस कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, वही चीज को एक प्रोजेक्ट पे। फिर आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करते होगे प्रॉपर्टी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में किए होगे एचएमएस में। इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट करना है तो एट इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करते हैं। तो ये अब जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी इसको कहीं इनेबल तो किए नहीं हो, किए हो। ये जरूरी नहीं है, अब ऑप्शनल हो गया, पहले करते थे। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना है तो इनेबल करना पड़ता था, तो थर्ड स्टेप में था। फिर उसके बाद अपनी एंटिटी जो भी डिफाइन करते हो वो कर लिए, रिपोजिटरी हुआ वो बना लेते हो, और सर्विस लेयर जैसे ही बनाते हो तो सर्विस लेयर पे जैसे मान लो अकाउंट सर्विस है, लेट सपोज इसमें अकाउंट रिपोजिटरी हम यूज कर रहे हैं, और ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को मनी, तो है ट्रांजेक्शनल लगाए। अब उसके बाद जो भी है क्या है यहाँ पे, फ्रॉम अकाउंट आईडी टू अकाउंट आईडी और अमाउंट, कि किस अकाउंट आईडी से कहाँ पे हमको ट्रांसफर करना है, कितने अमाउंट। और बाकी अपने बिजनेस लॉजिक ये लिखे हैं। ये कुछ लाइन ऑफ कोड आपको दिख रहा होगा, और एल्स थ्रो, इससे कंफ्यूज मत होना, ये जावा 8 का है। ठीक है, जावा 8 का ये सब है। मतलब वो अगर नल आता है तो क्या करें, उस केस में कुछ वैल्यू नहीं आती है तो ये एक्सेप्शन रेज कराने का एक लाइन में तरीका है, जो मल्टीपल लाइन लिखते हैं। तो अभी
नहीं समझ में भी आ रहा उतना तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये समझो कि हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, उसके बाद अपना कुछ चेक लगाए और कुछ कैलकुलेशन किए, फ्रॉम अकाउंट जिससे डिडक्ट होगा उसमें सेट करेंगे बैलेंस, टू अकाउंट में सेट करेंगे और फिर सेव दोनों का कॉल करेंगे। तो ये पूरा एक ट्रांजेक्शन होगा ना। मान लो एक के अकाउंट से निकल गया पैसा, दूसरे में गया ही नहीं, तो वो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो या एक से पूरा निकल रहा है तो दूसरे में जाना भी चाहिए, एक में डिडक्ट किया तो दूसरे में एडिशन होना चाहिए, तब ये एक यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ। क्लियर हुआ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट? और बाकी ये कंट्रोलर है, ये तो आप जानते हो, कंट्रोलर से कॉल कर लिए, एक मतलब पूरा कंप्लीट एग्जांपल को यहाँ पे दिखा दिया। हैंडल एक्सेप्शन, ग्लोबल एक्सेप्शन जो मैंने बोला था स्प्रिंग में करते हैं, अपना एक अलग पैकेज बनाओ, एक्सेप्शन यहाँ देखो यहाँ पे लिख दिए, एक एक्सेप्शन लिख सकते हो। जो मेथड आप ऊपर लिखे थे सर्विस लेयर पे, वहां पे ये भी लिख सकते हो लाइन एट्रीब्यूट, रोल बैक फॉर पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ रहा है तो आप रोल बैक करो। जैसे यहाँ पे मान लो ऊपर है तो यहाँ पे रोल बैक फॉर करके आप दे सकते हो, पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए रोल बैक करो, एक ही पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ रहा है उसके लिए रोल बैक करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और नहीं तो टॉप लेवल क्लास को एक्सेप्शन का दे दो कि कोई भी एक्सेप्शन आएगा रोल बैक करो। तो ये ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट के कुछ सॉरी ट्रांजेक्शनल एनोटेशन के कुछ एट्रीब्यूट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे रोल बैक फॉर हुआ, आगे आइसोलेशन लेवल के लिए भी आएगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? हैंडल कैसे करोगे एक्सेप्शन ट्रांजेक्शन करते समय? कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन अब करते हैं, तो ये एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ही मेन अब अच्छे से थोड़ा समझनी है। ठीक है, तो ये अभी बताऊं या नेक्स्ट क्लास में बताओ? ये एक साथ का है, और इसके बाद लॉकिंग है, आप लोग बताओ। ठीक है, इतना तो मैक्सिमम हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन वेंसडे को लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय। ओके।